Good evening, friends. Welcome to Smart Vision Academy. This is Alan Abraham. As you all know, we have already started a chapter of physics that is called as AC circuit. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसी सर्किट का बेसिक को स्टार्ट किया था और एसी सर्किट में हम लोगों ने देखा था कि एसी सर्किट हम किसको बोलते हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियोस में इसको चेक किया हुआ था. द पॉइंट इज, अब हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि एवरेज वैल्यू किसको बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू किसको बोलते हैं. एंड जस्ट फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं. एसी सर्किट को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा था कि अगर ये मेरा वेवफॉर्म है तो इस वेवफॉर्म को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव हाफ. ये पॉजिटिव साइकिल होती है, ये मेरी नेगेटिव साइकिल होती है. एंड ये कंप्लीट साइकिल फॉर्म द फेज शिफ्ट ऑफ 360 डिग्री. ओके, तो ये हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में देखा था. और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि आरएमएस वैल्यू किसको बोलते हैं. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट हमने चेक की थी. स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट अगर हम V की लिख रहे हैं तो V इज नथिंग बट Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, और अगर हम I के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इट्स नथिंग बट कॉल्ड एज Im साइन ऑफ ओमेगा टी. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट. फाइन. नाउ इसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था आपको कि Vm को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम वोल्टेज, कॉल्ड एज मैक्सिमम वोल्टेज. इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, यानी सबसे हाईएस्ट वोल्टेज. यानी ये पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज जा रहा है Vm, ओके, ये हमारा हो गया पीक वोल्टेज. तो जो भी हम लोग इनपुट एसी सप्लाई दे रहे होंगे सर्किट में, एसी सप्लाई दे रहे होंगे, तो उस मैक्सिमम एसी सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू जो होगा दैट इज नथिंग बट योर मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज Vm. फाइन. इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वोल्टेज, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड वोल्टेज. एम्पलीट्यूड वोल्टेज. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. फाइन. इसी के बाद सेम टर्म्स इंप्लीमेंट होता है आपके किसके लिए, आई के लिए. सो वेयर Im स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम करंट, पीक करंट, and the last one is your amplitude current. ओके, यहां तक हम लोगों ने चीजें देख चुके थे, ये हमारे बेसिक टर्म्स थे. नाउ अब इसी में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैव सीन द टू टॉपिक्स कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू. ओके, आरएमएस का फुल फॉर्म हम लोगों ने देखा था, दैट इज नथिंग बट इट्स रूट मीन स्क्वायर. ओके, रूट मीन स्क्वायर. अगर हमें Vrms वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम हमें केसेस में न्यूमेरिकल्स में आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है. द पॉइंट इज, अगर मुझे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Vrms इज नथिंग बट क्या हो जाएगा हमारा, Vrms नथिंग बट मैक्सिमम Vm बाय √2, या फिर हमने इसको देखा था 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. ये हो गया हमारा Vrms का वैल्यू. सेम फॉर Irms के लिए भी एप्लीकेबल होगा. Irms इज इक्वल टू Im बाय √2 विच इज नथिंग बट 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. ओके, तो RMS जब हमें निकालना रहेगा तो उसके पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू मालूम होना चाहिए. तो Vrms इज नथिंग बट Vm by √2 and Irms is nothing but Im by √2. That means 0.707 times of maximum value and Irms nothing but 0.707 times of maximum value. ठीक है. सेम इसी में हम लोगों ने एवरेज वैल्यू निकाला था. एवरेज वैल्यू की वजह अगर मुझे V एवरेज अगर निकालना है तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास है 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और हमें I एवरेज अगर निकालना है तो सेम 0.637 टाइम्स ऑफ Im. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया. दिस इज आरएमएस वैल्यू, दिस इज माय एवरेज वैल्यू. ये दोनों पैरामीटर्स हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना. दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज. ओके, फाइन. नाउ मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग एसी सर्किट में बात कर रहे हैं तो हम लोग विल टॉक अबाउट रेजोनेंस सर्किट्स. ओके, रेजोनेंस सर्किट्स में रेजोनेंस सर्किट, तो रेजोनेंस सर्किट इज बेसिकली व्हाट. सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, रेजोनेंस सर्किट एक ऐसी सर्किट होती है जहां से हम लोग फ्रीक्वेंसी
जनरेट कर सकते हैं। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन हर्ट्ज में जाता है। ओके, तो रेजोनेंस सर्किट हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स को जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हमारा रेजोनेंस सर्किट फॉर्म होता है। तो हमारे बेसिक पैरामीटर्स जो होते हैं, सबसे पहले होता है रेजिस्टर, दूसरा होता है कैपेसिटर, ओके, एंड तीसरा होता है हमारा इंडक्टर। ओके, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो वी ऑल नो, हमने जब स्टार्टिंग से अगर हम बेस से देखते हैं तो रेजिस्टर को हम लोग नोटिफाई करते हैं कैपिटल आर, कैपेसिटर को डिनोट करते हैं हम लोग सी से, एंड इंडक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग एल से। ओके, दिस इज जस्ट द बेसिक नोटिफिकेशन ऑफ, और इसी को कंबाइन करके हम लोग एक सर्किट फॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं आरएलसी सर्किट। इसमें दो टाइप होता है, एक होता है आरएलसी सीरीज और दूसरा होता है आरएलसी पैरेलल। तो हम लोग को ये दोनों चीजें इसमें देखनी है रेजोनेंस सर्किट। अब ये आरएलसी सीरीज यानी अ सर्किट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ओके, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जहां पे भी होगा तो हम उसको बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट। और ये सर्किट जब एक दूसरे के साथ बनती है तो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस होता है? ऑसिलेशंस। तो जब हम ऑसिलेशंस को हम देखते हैं तो ऑसिलेशन में हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। एक ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें विदाउट गिविंग एनी इनपुट सप्लाई वी कैन जनरेट अ आउटपुट, वी कैन जनरेट अ आउटपुट। तो जब हम फीडबैक्स की हम बात करते हैं, फीडबैक सर्किट, तो नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, और ऑसिलेशंस जो आते हैं, ऑसिलेशंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ओके, विल सी लेटर ऑन। फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखो कि आरएलसी को हम लोग को देखना है, दैट इज रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ये हमें तीन चीज मालूम होना चाहिए कि आर क्या है, एल क्या है और सी क्या है। ओके, इसकी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, आर को हम लोग यूनिट यूज करते हैं दैट इज ओम्स, कैपेसिटर का यूनिट होता है हमारा फैरेड, एंड इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी। ओके, सो इंडक्टर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एच, कैपेसिटर इज इन टर्म्स ऑफ फैरेड, एंड रेजिस्टर इन टर्म्स ऑफ ओम्स। ये हम लोग को मालूम है। फाइन। नाउ अब जब हम रेजोनेंस सर्किट में जा रहे हैं तो हमारे पास तीन प्राइमरी पैरामीटर्स है, दैट इज रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग देखेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज नथिंग बट जिसमें हम लोग एक सप्लाई वोल्टेज होगा, सप्लाई वोल्टेज के साथ एक रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस। ओके फाइन, दिस इज द स्टैंडर्डाइज सर्किट फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने साइन मारा हुआ है, ये जो आपको साइन दिख रही है, फिर से मैं बता रहा हूं ये साइन को, ये साइन हमने जब इस तरीके से लिखी तो ये साइन जहां पे भी आप लोगों को मिलेगी, दिस इंडिकेट्स कि वी आर यूजिंग एसी सप्लाई। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस सर्किट वी कॉल्ड एज एसी सर्किट। ओके, तो एसी सर्किट में यहां पे मैंने सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज के साथ ये मेरा जो रजिस्टर ये सीरीज में लगा हुआ है, और इसी के रेस्पेक्ट में जब हम लोग आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, जो लोड निकालने वाले हैं जिसके रेस्पेक्ट में हम आउटपुट निकालेंगे वो भी इसके साथ सीरीज में। तो ये पूरे जो कंपोनेंट्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं ये सब एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसी तरीके से हम लोग इंडक्टर लगाएंगे और इसी तरीके से हम लोग इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। फाइन। तो सबसे पहले जब हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पहले यहां पे हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे वी, यहाँ पे आई और एक आर। तो हम 8th 9th 10th क्लास से हम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक बहुत अच्छा लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमको मालूम है। वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आर, आई इंटू आर। अब मैं बहुत बार बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि हमारे घर में वोल्टेज आता है या करंट आता है? ठीक है, आप लोग इस पर सोचिएगा कि वो हमारे घर में वोल्टेज आता है या करंट आता है।
दैट इज अ क्वेश्चन। तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में अगर लाइट, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज आता है, हमारे घर में वोल्टेज आता है, लेकिन जब हमारे घर की लाइट जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट नहीं है। और वोल्टेज हम लोग जब होता है तो वोल्टेज हमारा लो बोलते हैं, वोल्टेज गया नहीं बोलते, करंट गई, करंट नहीं हम लोग ये बोलते हैं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कम फ्रॉम द पैरामीटर कॉल्ड एज ओम्स लॉ, कि अगर R जो है ये मेरा कांस्टेंट पैरामीटर है तो V इज इक्वल टू Y। तो हमारे पास घर में अगर वोल्टेज और करंट दोनों उतने ही अमाउंट में आता है, बट द पॉइंट इज मेजरमेंट दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। वोल्टेज को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की, कि हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इनपुट सप्लाई वोल्टेज है, तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको बताया था, V इज नथिंग बट Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, एंड I इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले जो ध्यान रखने मिलेंगे। अगर हमें V की वैल्यू निकालना है तो वी शुड नो द वैल्यू ऑफ I एंड वी शुड नो द वैल्यू ऑफ R, ओके। अगर आपको न्यूमेरिकल बोलता है कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर बोलता है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर बोलेगा तो आपको निकालना है VR का वैल्यू निकालना है। दिस इज रेजिस्टर, इस रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज को हम लोग नोटिफिकेशन करेंगे VR। सेम अगर यहाँ पे इंडक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा VL। यही अगर कैपेसिटर वोल्टेज बोलेगा तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे VC, ओके। तो फिलहाल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या नोटिफिकेशन कर रहे हैं, VR। तो VR को सिंपल ओम्स लॉ के हिसाब से क्या बोलता है, V निकालना है या VR निकालना है। तो अगेन फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, दैट इज IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस, फाइन। और इसके अक्रॉस जो हमें लोड निकल रहा है वो हमारा रहेगा VR, ओके, फाइन। सेकेंड, अब मेरा होता है लीडिंग, और इसी में हमारा आगे जब हम बढ़ते हैं VR इज इक्वल टू I इंटू R, तो ओम्स लॉ के हिसाब से हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर हमने निकालेंगे, तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज VR इक्वल्स टू I इंटू R। इसी में मेरे दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो हम लोग को देखना है, दैट इज कॉल्ड एज लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर, ओके, लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर। तो लीडिंग एंड लैगिंग होता चाहिए, अब हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो लीडिंग एंड लैगिंग के लिए सबसे पहले हमें वेवफॉर्म बनाना पड़ेगा। यहां तक एक बार ये डायग्राम आप लोग उतार सकते हैं बट से। तो आर सर्किट हो गया, लोड हो गया, दिस इज V इज इक्वल टू स्टैंडर्ड Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एसी सप्लाई, फाइन। नाउ अब हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग और लैगिंग किसको बोलते हैं। अब सपोज ये ध्यान से समझो, ओके। नाउ अब ये मेरा वोल्टेज का है, ये मेरा करंट का है। अब ये समझ लीजिए दो ट्रेन है, ये दो ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सी ट्रेन लीड कर रही है, वोल्टेज लीड कर रही है या करंट लीड कर रही है, कौन सी ट्रेन लीड कर रही है। ओके, ठीक है, वेरी गुड, फाइन, ओके। सो द पॉइंट इज कि बहुत बार हम लोग का ये परसेप्शन बनता है कि जो लाइन आगे चल रही है वो लीड कर रही है और जो लाइन पीछे है वो लैग कर रही है। हम लोग बहुत बार स्टूडेंट्स इस प्रोस्पेक्ट से इसको देखते हैं, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, एक्सक्यूज मी गाइस, हाँ, सो लीडिंग एंड लैगिंग। तो लीडिंग के बाद क्या कर रहे हैं, देखो यहां से अगर ये वाला पॉइंट लेते, दिस इज ओरिजिन, ये सब जितने भी है ये ओरिजिन पे है, ओके। तो ये हमको मालूम है वेवफॉर्म में ये वाला जो पॉइंट आता है π/2, इसको हम बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, ये वाला पॉइंट है 3π/2 और इसको बोलते हैं हम लोग 2π, ओके। नाउ अब ये π/2 से मेरी दूसरी ट्रेन शुरू हो रही है, π/2 से मेरी दूसरी ट्रेन शुरू हो रही है। अब आप देखो ये मेरी ट्रेन पहले निकली, तो ये स्टेशन जो है और ये स्टेशन है, ये दोनों बहुत देर बाद आ रहे हैं। तो ये जो ट्रेन पहले निकल रही है ऑफकोर्स वो पहले स्टेशन में पहुंचेगी, और जो ट्रेन
π/2 के टाइम के बाद निकल रही है, यानी थोड़ी देर के बाद निकल रही है, यानी वो क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो इस केस में हमारा वोल्टेज जो है, जो डार्क लाइन जो दिख रही है आपको, तो डार्क लाइन जो है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है। जो मेरी डॉटेड लाइन है विच रिप्रेजेंट द करंट, वो क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, लैग कर रही है, हमें ध्यान होना चाहिए। ओके, लीड और लैग होना चाहिए। पॉइंट इज, ये हो गया। दूसरा कंडीशन लेता हूं मैं यहां पे, अब ये वाले केस में देखिए, अब इसमें कौन सा लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये जीरो के पीछे से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन के बैक साइड से मेरी वेवफॉर्म आ रही है, तो ये नेगेटिव हो सकती है। तो अगेन बहुत से लोग इसी को बोलेंगे कि मेरा वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, करंट लीड कर रहा है। फाइन। नाउ पॉइंट इज, इस केस में मेरा करंट लीड कर रहा है और इसमें वोल्टेज मेरा लैग कर रहा है, क्योंकि अगेन द कॉन्सेप्ट मैंने यहां बताया था कि ये ट्रेन पहले से आ रही है, ये स्टेशन पे पहले पहुंच रही है और ये ट्रेन थोड़ी देर बाद पहुंच रही है। हमको मालूम है एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पटरी पे दो ट्रेनें सेम टाइमिंग में छूट सकती है क्या, नहीं छूट सकती है। तो देयर इज अ सम डिफरेंस बिटवीन द टाइम। एक प्लेटफॉर्म पे 10 ट्रेनें आ सकती है, लेकिन 10 ट्रेनों का जो टाइमिंग रहेगा वो क्या रहेगा, अलग 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 रहेगा। सेम टाइमिंग में कोई भी ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेगी। और इसी भाषा में ये जो डिले हो रहा है, सपोज मेरा पहला वोल्टेज ये पॉइंट से निकला था, ये π/2 निकला था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फाई आया है, मैं फिर से डायग्राम को बनाता हूं। ये जो डिफरेंस इसको बोलते हैं फाई, एंड दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। ओके, तो जो हम लोग ट्रेन की टाइमिंग डिसाइड करते हैं, यहां पे क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाई। तो इस केस में जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की हम बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, देयर इज नो लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का जो वेवफॉर्म बनता है वो इस तरीके से बनता है, वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू दी करंट। ये एक ही ओरिजिन में वोल्टेज एंड करंट करेंगे, और उसका साइन वेव जब आप निकालोगे तो इसका साइन वेव का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दिस इज V, और हमेशा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है। तो अब यहां पे आप जब देखोगे तो देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पर नहीं फेज डिफरेंस नहीं होने के कारण प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कोई भी लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर वर्क नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी चार्ज स्टोर नहीं हो रही है। रजिस्टर की बेसिक प्रॉपर्टी हमको मालूम है, रजिस्टर अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट्स इट। रजिस्टर का बेसिक प्रॉपर्टी वही होता है कि वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। इट्स जस्ट एक्ट एज अ स्प्लिट ब्रेकर फॉर द हाई फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो ये उसका स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम ये है उसका, दिस इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। ओके, सिंपल फेजर डायग्राम, दोनों एक ही लाइन में ओरिजिन में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें वोल्टेज एंड करंट रहेगा। तो इसमें कोई भी लीडिंग और लैगिंग पैरामीटर नहीं आएगा, एंड दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम टाइम पे एक ही ओरिजिन से पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखेंगे तो यहां तक प्योरली रेजिस्टिव क्लियर हो जाता है। प्योरली इंडक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पे मेरा क्या लग जाएगा, इंडक्टर लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे L, और यहां पे लग जाएगा मेरा L, इसको बोलेंगे हम VL। तो दिस VL इज नथिंग बट दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ओके, और नेक्स्ट यहां पे अगर हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे तो ये बोलेंगे मेरा C, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे VC। इसमें और भी दूसरे दूसरे टर्म्स है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, जो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आज के वीडियोस में आपको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है, कब लीड होता है, कब लैग कर रहे हैं हम लोग, ये आपको समझ में आया होगा। अगर लीडिंग लैगिंग नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग अगले वीडियो में उसको फिर से रिपीट करेंगे। सो आई होप
ये चीजें आपको क्लियर आ गई होगी और उसके बेसिस में असाइनमेंट मैं आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करूंगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. होप you have learned so many things from today's session. Thank you very much. Stay home, stay safe.